सांख्य कारिका 5वीं कक्षा। तीसरी कारिका हम आगे बढ़ाते हैं। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा। जो मूल प्रकृति होती है ना, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति जिसको कहते हैं, सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है, एक तो वो स्थिति है मूल प्रकृति। ये अविकृति है, ये किसी का कार्य नहीं है, किसी का विकार नहीं है, परिणाम नहीं है। मूल प्रकृति अविकृति रूप है, मूल प्रकृति अविकृति रूप है। किसी का ये कार्य नहीं है, किसी का ये परिणाम नहीं है, अविकृति रूप है ये। हाँ? मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त। महदादि जो हैं वो प्रकृति विकृति रूप है, 7। जैसे महत ये मूल प्रकृति है, ये तो अविकृति है। मूल प्रकृति अविकृति है, ये महत है, ये इसकी तो विकृति है और ये इसकी प्रकृति है। अहंकार की ये तो प्रकृति विकृति हो गई ना। अहंकार भी प्रकृति विकृति है और ये महत भी प्रकृति विकृति है। प्रकृति विकृति ये भी प्रकृति विकृति। महद आदया प्रकृति विकृतया सप्त। और माने महत से अहंकार का अभिव्यक्ति होती है, तो महत से अहंकार की अभिव्यक्ति हुई तो अहंकार विकृति रूप हो गया और जिससे हुई है वो प्रकृति रूप हो गया। और महत मूल प्रकृति से महत अभिव्यक्त होता है तो महत विकृति रूप हो गया और जो मूल प्रकृति है वो प्रकृति होगी इसकी, तो ये विकृति रूप भी है और ये प्रकृति अगले की प्रकृति है, ऊपर वाले से ये देखेंगे तो विकृति है। स्पष्ट है? प्रकृति कैसे है? अहंकार से 16 चीजें, षोडश कस्तु विकारो। ये जो 16 विकार है ना, तन्मात्र और उभयेंद्रिय, मन और इंद्रियां, ये 11 हैं संख्या में। 11 इंद्रियां, वैसे लिख देता हूं 11 इंद्रियां, मन 12, हाँ 10 है ना, 10 और 1 11 और 5 16। षोडश कस्तु विकार, नहीं ये अहंकार और एक 5 तन्मात्र, इसका स्थूल भूत है ना। ये 16 स्थूलभूत मन और इंद्रियां, ये 16, इसको कहा षोडश कस्तु विकार। ये 16 जो है, 16 का जो समुदाय है वो केवल विकार है, ये केवल विकार है। और पुरुष को एक और बता दिया, एक और विभाग बता दिया। पुरुष क्या है? न विकृति और न प्रकृति। षोडश कस्तु विकार है, न विकृति न प्रकृति।
ये जो 16 का विकार और पुरुष जो है न विकृति है न प्रकृति है। तो इस सांख्य में तत्व परिगणन किया है, जो कि सांख्य का सूत्र है ना, सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति महान महतो अहंकारा अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण उभयम इंद्रियम, ये है ना, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, ये बाह्य इंद्रियां और एक आंतर इंद्रिय। नहीं, पुरुष तो ये अलग हो गया ना, ना तो विकृति है ना प्रकृति है। मूल प्रकृति तो प्रकृति के अंतर्गत आएगी, हैं? वाहिक से डरते हैं। मूल प्रकृति और अविकृति। मूल प्रकृति जो है वो सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। मूल प्रकृति की दृष्टि से आगे बताएंगे, इनमें क्या साधर्म है क्या वैधर्म है ये बताएंगे। मूल प्रकृति को ही एक संख्या में एक और विभू नाम से कहा है कि मूल प्रकृति एक है और वो विभू है। ऐसे सत्यार प्रकाश में भी एक वाक्य मिलता है, मूल प्रकृति एक है और वो विभू है। तो ये जो मूल प्रकृति है ये एक चीज हो गई, महत अहंकार और तन्मात्र। महत अहंकार और तन्मात्र कितने हो गए? ये 7 हो गए ना। ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। और षोडश कस्तु विकार है, ये 16 जो विकार हैं ये अविकृति हैं। क्या बोल दिया? विकृति। विकृति ये केवल विकृति है, अविकृति तो ये है। मूल प्रकृति अविकृति है और 16 विकार क्या है? विकृति। मूल प्रकृति का विकृति या फिर क्या? मूल प्रकृति का विकृति। मूल प्रकृति की विकृति है ना महत। हाँ ठीक है। फिर महत का अहंकार। अहंकार इसकी विकृति है, महत की विकृति अहंकार है जी। विकृति मानी परिणाम, उसका जो परिणाम होकर के जो एक तत्व बना अभिव्यक्त हुआ। फिर अहंकार से तन्मात्र मन। अहंकार की विकृति क्या है? तन्मात्र। हाँ। और तन्मात्र की विकृति क्या है? स्थूलभूत। स्थूलभूत। और मन और इंद्रियां उभयेंद्रिय हैं, ये किसकी विकृति हैं? अहंकार के। अहंकार की। अहंकार से कितने तत्व अभिव्यक्त होते हैं? 16। उन 16 तत्वों में 5 जो तन्मात्र हैं वो प्रकृति रूप भी हैं और विकृति रूप भी। अहंकार से जो तन्मात्र होते हैं वो प्रकृति रूप भी हैं और विकृति रूप भी। तन्मात्र और स्थूल भूत को जी एक ही रख रहे हैं? एक ही रख ले। नहीं, एक ही रख रहे हैं क्या? 16 कहिए ना। नहीं, एक कैसे? ये 16 हैं, ये 5 हैं। 16 और 5 21, 22, 23, 24, 25 चाहिए ना। तो अहंकार से तो 21 हुए ना। अहंकार से 21 थोड़ी होते हैं। षोडश कस्तु विकार, अहंकार से 21 ऐसा नहीं। इसमें जी अच्छा, परोक्ष रूप में तो वो तन्मात्र से आगे होते हैं ना, स्थूलभूत। इसमें जी प्रकृति के जो विकार आ रहे हैं, ये मतलब हम सीधा नहीं कह सकते कि स्थूलभूत जो है मूल प्रकृति के विकार है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे, परंपरा से तो बोल सकते हैं। मतलब मूलतः तो बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में तन्मात्र के विकार रहेंगे स्थूलभूत और हाँ। तन्मात्र विकार रहेगा अहंकार का। यूं नहीं कहेंगे कि तन्मात्र जो है सीधा प्रकृति का विकार है, ऐसे नहीं बोलते जी। परंपरा से तो उसमें वो मानते ही हैं प्रकृति का सारे में, जी जी। लेकिन कथन में जो है वो सीधा कथन करोगे तो फिर तो उसी का नाम कारण का। अहंकार की प्रकृति महत मात्र है। अहंकार की प्रकृति महत है, हाँ। तन्मात्र मन इंद्रियों की प्रकृति अहंकार मात्र और स्थूल भूत की प्रकृति तन्मात्र है। जी जी। तो यहाँ पर ये बात समझाई है इस कारिका में कि मूल। गुरुजी, मूल प्रकृति को अविकृति कैसे बताया?
मूल प्रकृति का विकृति अर्थात तो परिणाम, तो मूल प्रकृति जो सत्य रजतम उसी से तो सब परिणाम हो रहा है, फिर अविकृति कैसे बता दिया? वो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है। समझ नहीं पाया। वो स्वयं किसी का परिणाम नहीं है। वो जो मूल प्रकृति है ना जी, वो किसी अन्य तत्व का परिणाम नहीं है, किसी अन्य तत्व का परिणाम नहीं है मूल प्रकृति। उसी का परिणाम तो सब कुछ है। उसी का परिणाम तो है, पर वो स्वयं किसी का परिणाम नहीं हो, कह रहा हूं। स्वयं किसी का परिणाम नहीं है। जैसे स्वयं किसी का परिणाम नहीं, उसी में तो सब कुछ है, वो उसी का परिणाम महत अहंकार सारे उसी का परिणाम। ऐसे समझिए कि मूल प्रकृति से परिणाम होता है, मूल प्रकृति किसी का परिणाम नहीं है। ये जो 25 तत्व है ना, उनको यहां दिखाया है, उसके विभाग। योग दर्शन में विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परिवाणी एक सूत्र में ना, वो सूत्र भी इसके साथ समझ लेना चाहिए, बड़ा अच्छा है, साथ में समझ लोगे, नहीं तो वो समझ में ही नहीं आता है। विशेष, ये जो है विशेष है, इंद्रिया, मन और स्थूलभूत, इनको क्या कहा? जिसको यहां विकृति कहा है वहां पर उसको विशेष शब्द से कहा है, और तन्मात्र और अहंकार को वहां अविशेष शब्द से कहा है। तन्मात्र और अहंकार को अविशेष, और महत को लिंग मात्र, और मूल प्रकृति को अलिंग कहा है। ठीक है, बिल्कुल यहां जिस शैली में बोले हैं उसी शैली में उस सूत्र को संगति कर सकते हो। महत लिंग मात्र है, लीनम अर्थम गमयति, अपने छिपे हुए अर्थ को बोध कराता है, और अलिंग इसलिए कहते हैं मूल प्रकृति को, ये किसी और अर्थ का बोध नहीं कराता। अलिंग इसलिए बोलते हैं कि अपने किसी और अर्थ का बोध नहीं कराता। ये जो महत है ये तो अपने छिपे हुए अर्थ का बोध कराता है। लीनम अर्थम, महत किसी छिपे हुए अर्थ का बोध कराता है। साक्षात महत का कोई अर्थ है जो छिपा हुआ है, जो हमारे को दिखाई नहीं देता, उसका अनुमान कराता है कि एक जो कार्य है जो हमारे अनुभव में आता है वो कार्य भी किसी का कारण है। जो हमारे अनुभव में आता है वो कार्य भी किसी का कारण है। तो किसी का कारण है ना, वो जो कारण है उसका नाम प्रकृति, मूल प्रकृति, उसका नाम अव्यक्त, उसका नाम अव्याकृत, उसका नाम प्रधान, ऐसे इन अनेक शब्दों से रखा हुआ है। वो महत का जो कारण है ना, उसको क्या क्या नाम दे रखे हैं? प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, अव्याकृत भी कहते हैं। ये कई नामों से उसको पुकारते हैं। ये तन्मात्र क्या है? और तन्मात्र और स्थूल भूत जो है एक ही है? तन्मात्र और स्थूल भूत एक ही हैं? तन्मात्र और स्थूल भूत, तन्मात्र और स्थूल भूत एक नहीं है। तो तन्मात्र और स्थूल भूत एक नहीं है। तन्मात्र जो है वो कारण है और स्थूल भूत कार्य। इनको ऐसे समझिए, योग दर्शन वाले सूत्र से भी इनको समझने में सुविधा होती है। तन्मात्र को अविशेष कहा है और स्थूल भूत को विशेष श्रेणी में रखा है। स्थूल भूत विशेष हैं और तन्मात्र अविशेष हैं। ये संज्ञाएं अनवर्थ हैं। विशेष और अविशेष जो संज्ञाएं हैं वो अनवर्थ हैं। यहां पर स्थूल भूत को विशेष कहा है, मन को भी विशेष कहा, इंद्रियों को भी विशेष कहा है। विशेष रूप से हमारे को अभी इनकी अनुभूति होती है, इनका जो अनुभव होता है विशेष रूप से कि ये स्थूल भूत है। इसके अंदर भेद भी पता चलते हैं, इसके जो भेद हैं उनका पता चलता है। जैसे एक हम यदि अग्निभूत को लें, स्थूल भूत अग्नि एक तत्वात्मक भूत होता है, एक व्यवहारिक भूत होता है। इसको भी अलग करके देखना चाहिए। एक तत्वात्मक भूत होता है, एक व्यवहारिक भूत होता है। तत्वात्मक भूत तो जो हमारी आंख के द्वारा पकड़ में आता है,
जो हमारी आंख के द्वारा पकड़ में आता है वो तत्वात्मक भूत है। समझ गए? जैसे आंख जिसको भी पकड़ती है, जैसे ये अग्निभूत है, जो भी चीजें हमारे आंखों से पकड़ में आ रही हैं इस संसार में, जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखाई दे रही हैं इस दुनिया में, वो अग्निभूत है। उनमें विशेष दिखाई दे रहा है ना, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं कैसा, कहीं कैसा। लेकिन यदि तन्मात्र में जाकर के देखोगे अग्निभूत को तन्मात्र के रूप में, रूप तन्मात्र के रूप में देखोगे, तो ये काला, नीला, पीला, हरा, ये सारे भेद गायब हो जाएंगे वहां। वो सूक्ष्मतम इकाई है तन्मात्र, वो सूक्ष्मतम इकाई है अग्निभूत की, सूक्ष्मतम यूनिट, जिनकी प्रचित अवस्था अग्निभूत के रूप में अभिव्यक्त होती है। प्रचित अवस्था वो सूक्ष्मतम इकाई है तन्मात्र, जिनकी प्रचित अवस्था, प्रचित माने उसकी संघीभूत अवस्था, बहुत सारे वो परमाणु, एक अर्थ में हम समझ सकते हैं न्याय वैशेषिक के जो परमाणु हैं, मैं बिल्कुल मोटी मोटी भाषा बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट नहीं, एक अर्थ में समझ सकते हैं कि न्याय वैशेषिक का जो परमाणु है वो ये तन्मात्र हैं। न्याय वैशेषिक का जो परमाणु है ना, वो यहाँ का तन्मात्र है, और उस तन्मात्र से द्व्यणु, द्व्यणु से ये वो और स्थूलभूत निर्मित हो जाते हैं। न्याय वैशेषिक ने अपने शास्त्र को जो प्रक्रिया है यहाँ से शुरू की है, इन्होंने इससे मूल और भी पीछे जाकर के की है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में भी एक जगह ना प्रकृति और परमाणु, ये दो शब्द और से जोड़ करके कहे हैं, प्रकृति और परमाणु। प्रकृति और परमाणु एक चीज नहीं है। तो ऐसे आप समझिएगा, अविशेष जिसमें हमारे को जो ये नीला, पीला, हरा, काला जो ये भेद दिखाई देते हैं, वो स्थूल भूत में हैं, तत्व रूप स्थूल भूत में। एक व्यवहारिक भूत होता है। व्यवहारिक भूत किसको कह रहा हूं मैं? जैसे ये मिट्टी है ना, ये पृथ्वी भूत नहीं है। ये पृथ्वी भूत तो उतना ही अंश में है जितना हमारी नासिका से उसकी अनुभूति होती है गंध की, उसमें सारे ही वो भूत हैं। योग दर्शन का एक सूत्र है, वहां पर भूतों के कई रूप दिखाए हैं। भूतों के बारे में ज्यादा यदि आपको पढ़ना हो तो उस सूत्र का कभी पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, केवल मैं परिचय दे रहा हूं। तीसरे पाद का 44, 45, 46, 47, 44, 45, 47 तो इंद्रिय ग्रहण स्वरूप अस्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जया। 47, 45, ये 44 नंबर सूत्र है तीसरे पाद का। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जया। भूतों के 5 रूप दिखाए हैं, उनमें एक स्थूल रूप है, एक स्वरूप है, एक सूक्ष्म है, एक अन्वय है, एक अर्थवत्व रूप है। इनमें संयम करने से भूत जय होता है। 5 रूप दिखाए, उनमें एक तन्मात्र रूप भी है, उन्हीं 5 रूपों में तन्मात्र रूप भी है, उन्हीं का एक अर्थवत्व रूप है, मानी भोगावर्गार्थता देना एक रूप है, और उनका एक सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप तो तन्मात्रम भूत कारणम, भूतों को कारण जो सूक्ष्म है, और अन्वय का अर्थ है वहां पर जिसमें प्रकाश क्रिया स्थितिशील जो स्वभाव है गुणों का, वो अन्वित रहता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व। इसमें किसी को पूछना हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर
जैसा भी बने वो उत्तर हो सकता है। स्थूल, सूक्ष्म, अन्वय, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। ये भूतों के 5 रूप हैं। इंद्रियों के भी 5 रूप दिए हैं, ग्रहण, स्वरूप, ये 44 सूत्र है और वो 47 है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। इंद्रियों के भी ये 5 रूप दिए हैं। जो ये हमारी इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां, इनके भी 5 रूप दिए हैं। ग्रहण रूप, ग्रहण रूप और स्वरूप और अस्मिता रूप और अन्वय रूप और अर्थवत्व रूप। अन्वय और अर्थवत्व तो दोनों जगह हैं। भूतों में भी अन्वय और अर्थवत्व है, इंद्रियों में भी अन्वय और अर्थवत्व है। स्वरूप भी एक मिल रहा है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय। इंद्रियों का एक रूप अस्मिता रूप है। क्यों कहा अस्मिता रूप? अस्मिता अहंकार है ना, अहंकार से इंद्रियां प्रकट होती है। तो अहंकारिक है इंद्रियां, तो अपने कारण से जो इनकी उत्पत्ति होती है वो इनका अस्मिता रूप बताया है। इंद्रियों का अस्मिता रूप। साहंकारिक इंद्रियां हैं। व्यवसायात्मिका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा एसाम इंद्रियाणि साहंकाराणि परिणामः। तो ये सूत्र तो जब आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे। अभी मैं परिचय मात्र दे रहा हूं कि इंद्रियों के 5 रूप हैं, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता। ग्रहण वही है जो हमारे इंद्रियों की वृत्ति जो होती है उसको ग्राह्य विषय में इंद्रियों की वृत्ति ग्रहण है। माने ज्ञानेंद्रियों का पहला रूप ग्रहण है। शब्द आदि जिस प्रणाली से गृहीत होते हैं वो इंद्रियों का ग्रहण रूप है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय समूह केवल सामान्य को ग्रहण नहीं करती। यदि ऐसा होता तो इंद्रियों से जो विषय नहीं देखा गया, अनालोचित जो विषय है, वो विषयों मानी विषयों का मन से अनुचिंतन कैसे हो पाता। तो इंद्रियां विशेष को भी ग्रहण करती हैं। सामान्य और विशेष रूप शब्दादि विषय ग्राह्य होते हैं और इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं। और इंद्रियों का स्वरूप क्या है? प्रकाशात्मक जो बुद्धि सत्व है उसके सामान्य विशेष रूप जो एक जो अयुत सिद्ध भेदानुगत, ये ऐसे पारिभाषिक शब्द डाल रखे हैं, ऐसे केवल सुनने से समझ नहीं पाएंगे, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो ये जो है स्वरूप प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व के परिणाम के रूप में ये इंद्रियां अभिव्यक्त होती हैं। शब्द यह है प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व सामान्य विशेषयो अयुत सिद्धावय भेदानुगत समूहो द्रव्यम इंद्रियम। और तीसरा जो रूप है वो अस्मिता लक्षण है। सामान्य की इंद्रियां विशेष हैं। तस्य सामान्य से इंद्रियाणि विशेषा। ये जो है सामान्य है अहंकार और इसकी इंद्रियां विशेष हैं, इसलिए इसको अविशेष भी कहा है ना। अविशेष मानी सामान्य। अहंकार को अविशेष कहते हैं, इंद्रियों को विशेष कहते हैं। यहाँ पर विशेष कहा है इंद्रियों को। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता मानी अस्मिता से जो इनकी उत्पत्ति हुई, इस अर्थ में ये अहंकारिक हैं इंद्रियां। सांख्य योग में इंद्रियों को अहंकारिक कहा है। और अन्वय वही ख्याति प्रकाश क्रिया स्थिति जो है इनमें भी अन्वित है। हर चीज में प्रकाश क्रिया स्थिति जो है अन्वित है। हर चीज में है ये प्रकाश क्रिया स्थिति। इसमें भी प्रकाश क्रिया स्थिति है, इसमें भी प्रकाश क्रिया स्थिति है, इसमें भी प्रकाश क्रिया स्थिति है, इसमें भी, यहाँ से लेकर के मूल में भी है प्रकाश क्रिया स्थिति, यहाँ से सब में प्रकाश क्रिया स्थिति है।
तो ये इंद्रियों के 5 रूप और ये स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, ये भूतों के 5 रूप। ओम गुरुजी, ये जो प्रकाश क्रिया स्थिति है, हाँ जी, ये जो गुण है तीनों ये, तो ये मूलतः किस में रहते हैं? प्रकृतिगत है ये, प्रकृति उसी, ठीक है। प्रकृति के ये सारे विकार है, प्रकृति के ये सारे विकार इनमें दिखाया ना। ये जो अन्वय शब्द है ना, ये अन्वय के द्वारा प्रकाश क्रिया स्थिति को ही समझाया है, इन सब में है ये प्रकाश क्रिया स्थिति इन सब में अन्वित हो रही है, ऐसे व्यास भाष्य में लिखा है। ये अन्वय जो है यहां पर ये सब में अन्वित हो रहा है, ये प्रकाश क्रिया स्थिति। मानी ये गुण जो है ना, वो 2 रूपों में हमारे सामने आ रहे हैं। एक इनका रूप है व्यवसायात्मक, और एक है व्यवसेयात्मक। ये शब्द भी यहां प्रयोग हुए हैं तीसरे पाद के सूत्रों में। ये जो गुण हैं, ये मूल गुण का मतलब मूल प्रकृति, व्यवसायात्मक, त्रिगुण भी कहते हैं इसको। आगे आप सांख्य सूत्र में पढ़ोगे तो आप मूल प्रकृति का एक नाम त्रिगुण, उसकी एक विशेषता त्रिगुण के रूप में भी देखेंगे। तो ये जो है व्यवसायात्मक और व्यवसायात्मक होते हैं ये गुण। व्यवसाय में तो करण में प्रत्यय है और व्यवसाय में कर्म में प्रत्यय। व्याकरण का लाभ लीजिए, व्यवसाय शब्द का करण में प्रत्यय है और व्यवसाय में कर्म में प्रत्यय है। ये जो गुण हैं ये व्यवसायात्मक है ऐसे कहा, और व्यवसायात्मक हैं। तो व्यवसायात्मक का अर्थ है जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा जाना जाए, निश्चय किया जाए, ज्ञान किया जाए। तो देखिए ये जो महत है, अहंकार है और मन है और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये गुणों का व्यवसायात्मक रूप है। और तन्मात्र हैं, स्थूलभूत हैं, ये गुणों का व्यवसायात्मक रूप है। व्यवसायात्मक रूप कर्मेंद्रियों में है पर बहुत ही अल्प मात्रा में है। इंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों में व्यवसाय रूप है, ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा मन में व्यवसाय रूप है, मन से ज्यादा अहंकार में व्यवसाय रूप है, अहंकार से ज्यादा महत में व्यवसाय रूप है, और वहां तो फिर अव्यक्त हो जाता है। महत से मूल में जाते ही और अव्यक्त हो जाता है। दृष्टा और दृश्य, ये सारा दृश्य के अंतर्गत आता है, ये सारा दृश्य के अंतर्गत आता है दृश्य, और ये इससे अलग जो है ये दृष्टा है। तो गुणों का ये जो रूप है ये हमारे सामने रहेगा। इससे भी बहुत सारा दर्शन, इस दर्शन को समझने में सुविधा रहेगी। मूल प्रकृति तो अव्यक्त है, उसमें तो ऐसा विशेषण लगेगा नहीं। गुणों का जो ये रूप है ना, व्यवसायात्मक, व्यवसायात्मक, वो इसी में 23 में ही घटेगा। मूल प्रकृति तो अव्यक्त है, हैं? 3 गुण है ना, सत्व, रजस, तमस। तो ये पूरी कारिका होगी। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो कल पूछना। ओ